Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, let's we start our real task. As per our previous series, we are going to discuss on a general knowledge topic that belongs to political science. राजनीति विज्ञान से संबंधित आज हम टॉपिक करेंगे हमारे इस वीडियो में फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक में आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक की विशेषता ये है कि एक बहुत ही कॉमन, दैट इज़ अ कॉमन टॉपिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। फिर आप सोच रहे हैं कि भी इतना कॉमन टॉपिक मैंने क्यों लिया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ये टॉपिक इतना कॉमन है उसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही कम जानने को मिलेंगी। तो लीजिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको आपके टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द डे इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बहुत ही विस्तार से डिटेल में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको भी जो है ये वीडियो जो है वो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट के अंदर जैसे ये वीडियो समाप्त होती है, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपके जो कि इसी वीडियो से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न जो है पीछे रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत के संविधान जो है उसके भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये यहाँ 2-3 क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, आर्टिकल कौन से कौन से तक। तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है, जो संविधान के जो ये अनुच्छेद हैं, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये भी आपको इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स को भी किस आर्टिकल के तहत ये मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको मौलिक अधिकारों के बारे में कि जो मौलिक अधिकार हैं मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने जो है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अच्छे दूसरे देशों के संविधानों से बहुत सी चीज़ें जो है हमने ग्रहण की है। उसी कड़ी के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें अमेरिका के संविधान से हमें एक्सेप्ट किया है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का ये चैप्टर जो है वहाँ से हमने ये अपने संविधान में शामिल किया गया है। अब मौलिक अधिकार इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इनको जो है वो जो है अधिकार पत्र भी कहा जाता है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है, और यहाँ तक कि मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कि भारत का मैग्ना कार्ट इन्हें कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात अधिकारों के संबंध में यही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की कुल संख्या हमारे पास 6 है। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला बात है कि मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूल रूप से जब संविधान शुरुआत हुई थी, लागू हुआ था, उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 1978 में 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, देखिए संविधान संशोधन जो है 2 बड़े संशोधन हुए, एक तो 42वां और एक 44वां। तो 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 में, उस संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था हमारा, आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसे यानी संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आपने अभी तक यही जाना है कि आर्टिकल 12 से 35 पढ़ने में जरूर आया है, लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों की शुरुआत करते हैं तो बात करते हैं हम आर्टिकल 14 से 32 तक रह जाते हैं। हम आर्टिकल 14 से 32 मैं आज आपको विशेष जो बात है वो यही बताऊंगा कि आर्टिकल 12 और 13
और आर्टिकल 33, 34 और 35 जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी दी जाती है बुक्स में भी और स्टूडेंट्स को बहुत ही कम जानकारी होती है, इन 5 आर्टिकल्स में क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 12 जो है हमारा, उसमें क्या है। एक्चुअल में आर्टिकल 12 जो है संविधान का, वो हमें बताता है राज्य की परिभाषाओं के बारे में कि राज्य क्या है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो जैसे राज्य कौन है भाई, राज्य में कौन शामिल होता है, राज्य में भारत सरकार होती है, संसद होती है, राज्य सरकारें भी होती हैं, राज्य की विधान पालिकाएँ भी होती हैं, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये भी राज्य का ही एक भाग है। इसके अलावा जितने भी हमारे अर्ध सरकारी या सरकारी संगठन भी हैं, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे LIC है, ONGC है, या जो विधायिका जो अर्ध सरकारी है वो भी संगठन सभी एक राज्य का ही भाग होते हैं। इन सबको इसमें परिभाषा बताई गई आर्टिकल 12 में कि राज्य किसे माना जाए। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के कानून के बारे में है, इनके प्रावधान के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके तहत सबसे खास बात इसमें प्रावधान आर्टिकल 13 में ये किया गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के साथ तर्क संगत नहीं है या मौलिक अधिकारों का अगर उन कानूनों से उल्लंघन होता है, तो ये जो है जो कानून जो है वो अपने आप ही शून्य समझे जाएंगे, ख़त्म माने जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएगी, यह आर्टिकल 13 कहता है। ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत के लिए भी प्रदान करता है और इसके अलावा ये प्रावधान भी देता है कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य के हाई कोर्ट्स को भी कि वो अगर सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उसे वो रद्द कर सकती है। तो ऐसा प्रावधान जो है वो आर्टिकल 13 में स्पष्ट दिया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इस प्रकार बने हुए कानूनों को रद्द कर सकता है। अब फ्रेंड्स हमारा शुरू होता है असली कि मौलिक अधिकार कौन से हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार आप देख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। तो आर्टिकल वाइज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सभी लोग समान हैं, यानी कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म या रंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि सभी नागरिकों के साथ जो है कि सरकार जो है या राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क जो है ये विशेष तौर पे क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और SC या ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या बताता है कि आर्टिकल 16 ये भारत के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ रोजगार के अवसर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से उपलब्ध किए जाएंगे। यहाँ एक क्लॉज है आर्टिकल 16(3) के नाम से। इस क्लॉज को जो है, इस क्लॉज के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी क्षेत्र विशेष की नौकरियों के लिए वहाँ निवास संबंधी शर्त जो है वो रखी जा सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आर्टिकल 16(3) के तहत ये क्लॉज है, उपबंध है ये, इसको आपने विशेष ध्यान से रखना है। आगे आर्टिकल 16(4) ये भी एक क्लॉज है, आर्टिकल 16 की ही क्लॉज है। वो ये क्या कहती है कि सरकार जो है वो किसी विशेष वर्ग की उन्नति के लिए, उनका विकास करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 17 जो है भारत से छुआछूत या अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को फॉरबिड करता है, मना करता है, उसे कानूनन प्रतिबंधित करता है। और आर्टिकल 18 जो है ये बताता है कि भारत में उपाधियों का अंत, यानी भारत में किसी को भी कोई पदवी या उपाधि नहीं दी जाएगी, सारी उपाधि और पदवियां समाप्त कर दी गई है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के ही उपाधियां प्राप्त हैं, बाकी किसी क्षेत्र में उपाधियां सभी समाप्त कर दी गई हैं। आर्टिकल 18 जो है इसी का ही एक क्लॉज और है, आर्टिकल 18A के नाम से। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसको ध्यान से देख लिए कि इसके बारे में यह है कि अगर किसी भारतीय नागरिक को विदेशी कोई पुरस्कार मिलता है तो वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। ये एक रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 18
ए के तहत। इसको आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब एक जो आप नीचे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स 1978 में मोरारजी देसाई जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत रत्न को समाप्त कर दिया था। उनका ये विचार था कि ये भारत रत्न पुरस्कार जो है वो आर्टिकल जो है हमारा 18 जो है उसका उल्लंघन करता है, यानी आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता है, इसलिए उन्होंने भारत रत्न को बंद कर दिया। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी देश की तो उन्होंने इस भारत रत्न पुरस्कार को दोबारा आरंभ कर दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स इसके बाद राइट नंबर 2, दूसरा हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है ये माना जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल वाइज देखिए इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 19 से 22 के तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार पूरा विस्तृत जो है दिया गया है। इसमें आर्टिकल वाइज आप कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 में जो है हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले आरंभ में बता चुका हूँ संपत्ति का अधिकार, इसमें से आपको यहाँ खत्म कर दिया गया। तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल के उपबंध के अनुसार। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी हमें आज़ादी है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि आपको पता है कि संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था और वो संशोधन प्रेस की आज़ादी को लेके था। तो वहाँ प्रेस को जो आज़ादी थी या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया था। यह तो प्रथम संविधान संशोधन प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने से संबंधित था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है आपको, 19(2) कहता है कि शांतिपूर्वक हम बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। आर्टिकल 19(3) कहता है कि हर नागरिक को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(4) कहता है कि देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(5) कहता है किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19(6) कहता है हमें कोई भी व्यापार या काम करने की स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा आपने कि स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, लेकिन ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, इन पे कुछ सीमाएं हैं कि अगर किसी प्रकार का इन अधिकारों से, इन स्वतंत्रताओं से अगर किसी देश की आज़ादी को या देश की एकता या अखंडता को शांति भंग होने का डर होता है तो इन स्वतंत्रताओं पे कुछ अंकुश भी लग जाता है। तो ये स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, यानी पूरी तरह से जो निरंकुश आज़ादी या निरंकुश स्वतंत्रताएं ये नहीं हैं। कुछ इन पर प्रतिबंध भी हैं, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध भी इन पर लगाए गए हैं। और ये विशेष बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 19 जो है, जब आपातकाल जब लागू होता है देश में, इमरजेंसी जब देश में लागू होती है तो ये आर्टिकल 19 जो है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात लोगों की जो आज़ादी जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर आर्टिकल 20 जो है कहता है ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है आर्टिकल 20। और ये क्या कहता है इसमें, पहला तो ये कहता है कि अपराध सिद्ध होने तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा ये कहता है किसी भी अपराध के लिए उसके के लिए जो निश्चित दंड है पहले से, उससे ज़्यादा दंड उसे नहीं दिया जाएगा। और तीसरी बात आर्टिकल 20 में यही कहा जाता है अपराधियों के लिए कि एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही बार उसे सज़ा हो सकती है। और आखिर में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मीन्स जो उसको आज़ादी है उस आज़ादी से वंचित उसे नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 का एक सब क्लॉज है आर्टिकल 21A के नाम से। यहाँ जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, तो वहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21A के तहत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है कि ये 86वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। अब इसमें यह है कि आर्टिकल 21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लेते, यही हमारा चल रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार के तहत राइट टू
फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी होता है। अगर न्यायालय किसी वजह से बंद है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना होता है। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 20 में, 21 में, 22 में, तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक है या कोई निरोधक कानून जो है अगर उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस मामले में ये अधिकार जो है उस अपराधी को लागू नहीं मिलेगा, इस का लाभ जो है उन अपराधियों को नहीं मिलेगा। फ्रेंड, तीसरा हमारा अधिकार है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। क्या है इसमें? आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 बताता है कि किसी भी मानव व्यापार यानी मनुष्यों का व्यापार करना या फिर बेगारी प्रथा का अंत है इस आर्टिकल, यानी किसी से हम बेगार नहीं, सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से बेगार नहीं करवा सकता। और ख़ास तौर से मनुष्यों की खरीद फरोख्त को जो है यानी जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है। आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से कोई भी जोखिम वाला काम नहीं लिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 24 में। अगला हमारा जो अधिकार है वो है फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम और रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से संबंधी जो है ये अधिकार है, धर्म और विश्वास से संबंधित। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म मानने का और उससे के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। राज्य किसी पर अपना कोई धर्म नहीं थोप सकती, राज्य का कोई धर्म अपना नहीं है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संस्था बना सकता है और उसका पोषण करने का उसे अधिकार है। आर्टिकल 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण के लिए उसे टैक्स या कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी जो अधिकार हमें देता है आर्टिकल हमारा 27 संविधान का। और आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से यानी सरकार द्वारा पोषित या अनुदान दिए गया कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार के अनुदान से चलती है आंशिक या पूर्णकालिक, ऐसे किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा की मनाही होती है। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल 31। देखिए आर्टिकल 31 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आर्टिकल 31 में क्या है। आर्टिकल 31 पहले मैंने आपको शुरू में बताया था, आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और अब इसे 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे मान्यता दे दी गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, इसलिए मेंशन करना जरूरी था कि आर्टिकल 31 में आखिर है क्या। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम आर्टिकल हमारा जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जो हमारा अगला जो अधिकार है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में क्या चीज़ है? 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भारत के नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी भारतीय कोई भी नागरिक अपनी कला और संस्कृति या अपनी जो विशेष जो कुछ भी उसकी विशेषताएं हैं उसको, भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 देता है कि सभी अल्पसंख्यकों को भी अपनी भाषा, अपना धर्म और अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसका विकास करना, उसके लिए संगठन बनाने का और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक को दिया गया है। आर्टिकल 30 ये हमें प्रदान करता है।
फ्रेंड, अब है आपका लास्ट अंतिम जो हमारा अधिकार है आर्टिकल 32, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, अगर मैं देखा जाए तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 32 से सभी अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बाकी इस अधिकार के बिना सारे अधिकार बेमानी थे। आपको सारी आज़ादी दे दी गई है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन अगर ये अधिकार अगर नहीं दिया जाता तो आपके सारे अधिकार जो है वो ना के बराबर शून्य होते। तो इसमें क्या है, क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसके तहत क्या है, दो प्रावधान है कि अगर सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई कानून बनाती है, या अगर किसी सरकार के किसी कानून से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो नागरिक आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 के तहत किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में सीधा जाकर अपील कर सकता है। तो ये प्रावधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करता है। जैसे आप कह सकते हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृष्ठा। ये 5 प्रकार के रिट्स हैं। ये एक किस्म से एक छोटे अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट को, जो किसी भी कानून के अगर सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून को काटता है या उसको कानून को निरस्त करने में सहायता करता है। अब फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि आर्टिकल मैं आपको 14 से 32 जो मौलिक अधिकारों संबंधित है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बता चुका हूं। अब क्योंकि मौलिक अधिकारों की जब बात आती है तो आर्टिकल 12 से 35 का जिक्र होता है। आर्टिकल मौलिक अधिकार हमारे समाप्त हो जाते हैं आर्टिकल 32 पे। तो फिर आर्टिकल 33, 34, 35 में क्या है, कभी किसी ने नहीं बताया। हमें भी बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि आखिर 33, 34, 35 में क्या है। तो आज इस पार्ट को आप जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए कि मैं बताऊंगा तीनों आर्टिकल्स में क्या है। आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 संबंधित है हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों या किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा एजेंसी जो भी हमारी है, चाहे वो किसी प्रकार का जैसे BSF है, ICS है, ICF है, या फिर जो भी हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, सेना है, पुलिस है, उनसे संबंधित है कि उनसे क्या है कि संसद विधि बनाकर, कोई भी कानून बनाकर इनके अधिकारों को सीमित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। फ्रेंड्स, आपको इसका पता भी है कि जो अधिकार एक आम नागरिक को होते हैं वो अधिकार किसी एक सैनिक को, अर्धसैनिक बल को या किसी भी खुफिया एजेंसी में लगे हुए कर्मचारी को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ कोई भी नागरिक कोई भी वीडियो यूट्यूब पे या किसी प्रकार की वीडियो बनाकर अपना वो डाल सकता है। कोई भी अपने विचार खुलेआम किसी पत्रकार से बातचीत कर सकता है, किसी प्रकार की अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि लेकिन अगर कोई भी सेना का कोई भी कर्मचारी है या कोई भी सैनिक है, कोई अधिकारी है या फिर कोई पुलिस अधिकारी है या फिर कोई भी खुफिया एजेंसी का है या अर्धसैनिक बलों से संबंधित है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें एक प्रोटोकॉल के तहत अपना जो है वो कर्तव्य निभाना पड़ता है। आर्टिकल 33 जो है उनके इसी अधिकारों को सीमित करता है। ये आर्टिकल 33 उन्हीं अधिकारों को सीमित करता है। और ख़ास बात यह है कि इन अधिकारों को किसी अगर इस प्रकार का कोई अधिकार अगर सरकार कानून अगर पास करती है तो उस अधिकारों को आर्टिकल 32 के तहत जो है वो किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि कोई किसी भी कोर्ट में अपील इसके कानून के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। अब देखिए आगे आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 हमारा संबंधित है कानून विधि से संबंधित, सेना विधि मीन्स मार्शल लॉज के साथ संबंधित है कि जब देश में मार्शल लॉ की स्थिति होती है कि मार्शल लॉ यदि देश में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो आपको पता है कि मार्शल लॉ लागू होने पर देश की जो नागरिक जितने भी जो नागरिक सुविधाएं हैं या नागरिक प्रशासन है वो सीधा सेना के अधीन चला जाता है। और फिर जो नागरिकों के अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वो या तो सस्पेंड हो जाते हैं या फिर वो समाप्त हो जाते हैं। तब तक मार्शल लॉ लागू रहता है, उन्हें सारे अधिकार उन्हें वो समाप्त हो जाते हैं। मार्शल लॉ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 34 हमें बताता है। और अगर देश में युद्ध की स्थिति में, किसी विदेशी आक्रमण की स्थिति में, आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में या घरेलू गृह युद्ध की स्थिति में या कोई दंगे वगैरह की स्थिति में मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 34 है हमारा वो मार्शल लॉ से संबंधित है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और इसके अंदर भी खास बात यही है
कि ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा होता है या किसी प्रकार का कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है मार्शल लॉ के तहत, तो उस कानून को भी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 35, लास्ट हमारा आर्टिकल 35 है, ये क्या कहता है? एक्चुअल में आर्टिकल 35 जो है वो जो है ये कहता है कि संसद यदि चाहे तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों को थोड़ा सा बदलाव कर सकती है, कुछ एक इनमें चेंज कर सकती है, उनको बदलाव जो है वो कर सकती है। देखिए यहाँ विरोधाभासी बातें हैं। आर्टिकल 13 जो है हमें ये कहता है कि सरकार जो है कानूनों को, मौलिक अधिकार संबंधित कानूनों को के विरुद्ध नहीं बना सकती और उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 35 इस बात की जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है कानून इनके विरुद्ध भी बना सकती है। और ख़ास तौर से आर्टिकल 17 जो हमारा अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून, अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, इसके विरुद्ध दंड का प्रावधान सरकार कर सकती है कानून बनाकर। और इस प्रकार के कानून को जो है, अब जैसा कि आपको पता है, इस प्रकार के कानून को कोई भी अदालत में, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अब आर्टिकल 35A था पहले, आर्टिकल 35A जो इसका क्लॉज था, अब आर्टिकल 35A समाप्त हो चुका है क्योंकि आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 से संबंधित था, इसलिए अब उस आर्टिकल को भी समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट जो है ये स्लाइड आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में क्या विशेष है। इसके बारे में सबसे विशेष क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 33, 34, 35 को एक्सेप्शन बताया जाता है। ये क्या है? ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अपवाद, यानी भाग 3 जो संविधान का भाग 3 जो नागरिकों को असीमित आज़ादी, स्वतंत्रता अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, वही आर्टिकल 33, 34, 35 उस अधिकार को सीमित कर देता है। ये एक अपवाद है, यानी आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल जो है वो भाग 3 के अपवाद के रूप में माने जाते हैं। और सबसे खास बात इसमें क्या है कि कुछ एक ऐसे आर्टिकल जैसे आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 33(2), 32(2), 33, 34, 35 पर कानून जो है केवल संसद बना सकती है। ध्यान रखना है कि आर्टिकल 33, 34, 35 पर जो कानून है केवल देश की संसद बना सकती है। राज्य विधान पालिकाओं को, राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 32(3) के तहत सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक जो क्षेत्र है या उनकी पावर को छीनकर उससे लेकर अपने अधीन या उससे अधीन निचली अदालतों को भी दे सकती है। ऐसा प्रावधान भी आर्टिकल 35 के अंदर किया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 33, 34, 35 बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे विशेष बात आप देख सकते हैं यही है इसमें कि आर्टिकल 32, 33, 34, 35 के में जो अगर कोई कानून सरकार बनाती है तो उसके खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इन 3 आर्टिकल की सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। ये सबसे बड़ी एक मौलिक अधिकारों पर एक सबसे बड़ा जो है वो रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक मौलिक अधिकारों से संबंधित चैप्टर। मैंने पूरे विस्तार से, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप केवल आर्टिकल 14 से 32 तक आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस लेसन में कंप्लीट जो है आपको इसके बारे में जो है बताया है। उम्मीद है आप इस लेसन को अच्छी तरीके से जो है वो और भी अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे, देख पाएंगे। और अभी आपने इसको बंद नहीं करना, देखना है। अभी जैसे ही आखिरी स्लाइड अब आपके सामने आएगी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपने हल करना है, कोशिश करना है, क्योंकि सभी वो क्वेश्चन इन स्लाइड्स पर ही आधारित हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।